नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हमने जो सेशन पूरा लिया है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड 2006 से लेकर के 2021 तक की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से, यानी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से जितने जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे हमने इस सेशन में लिए हैं। ठीक है, तो ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, इसमें लगभग 180 के आसपास पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये पूरा सेशन अब आप जब देख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं आर ओ एग्जामिनेशन में वो किस लेवल के आ रहे हैं और किस लेवल की हमें आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय है, एक हिसाब से हम कहें तो 11 फरवरी का टाइम है। और अगर साइंस का वेटेज देखा जाए, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भी जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड कितने प्रश्न लगभग हर साल प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होगा कि इससे लगभग पूरे साइंस की अगर हम बात कर लें तो 9 से लेकर 10 प्रश्न के आसपास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा सेशन देख लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ एक इसकी हम समरी कंप्लीट करा रहे हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स की परीक्षा है, आर ओ की परीक्षा है, एपीएस की परीक्षा, उसमें जितने भी प्रश्न साइंस से रिलेटेड पूछे गए हैं लाइक एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो उनका एक वन लाइनर सेशन होगा जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो उसको और इसको, ये दोनों ही सेशन आप मिला देंगे तो आपका जो साइंस वाला पार्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो सारे आपको यहीं दोनों सेशन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे प्रश्नों को हम लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये जो प्रश्न दिया गया है ये भौतिक विज्ञान का है। हाँ, इस सेशन में कैसे मिलेंगे आपको प्रश्न, भौतिक विज्ञान से जो 2-3 प्रश्न आए वो मिलेंगे, उसके बाद फिर रसायन विज्ञान के जो प्रश्न आएंगे वो मिलेंगे, उसके बाद फिर जीव विज्ञान से जो प्रश्न आए वो मिलेंगे। ऐसे ही ये सेशन चलता रहेगा आगे। ठीक है, तो इसमें जब सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है हमें, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब सितार की बात हो रही है तो किस प्रकार का साउंड वाइब्रेशन होता है, तो इसमें जो है ये स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव यानी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। कैसे, हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता हो, अतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस तनाव युक्त डोरियों एवं द्रव्य के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने वेव्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जो वेव्स होती हैं हमारी, यानी जो तरंग होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और फिर यांत्रिक तरंगों को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, तो उसी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा चीज़ों को। दूसरा प्रश्न इसमें आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कथन कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला कथन दिया गया है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो इसमें लिखा है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। प्रत्येक रंग का अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है। हरे रंग का तरंगदैर्ध्य नीले एवं लाल रंग के मध्य आता है। यही कारण है कि लाल एवं नीले रंग की अपेक्षा हरे रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है। मनुष्य का कान 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, जिसमें 1000 हर्ट्ज की जो ध्वनि है वो सबसे अधिक सुग्राही होती है। कान के सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड तक होती है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। और दृष्टि की जो दृढ़ता होती है वो कितनी होती है, 1/16। तो ये आप दोनों फैक्ट याद रखिएगा, जो दृष्टि की होती है वो 1/16 सेकेंड और जो ईयर की होती है वो होती है 1/10 सेकेंड। एग्जामिनेशन में आ सकता है ऐसे प्रश्न। और बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आप इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन गलत होगा। यहाँ पे लिखा ना, मनुष्य के आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट ये सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो एक जैसे बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। अब दो बल्ब हैं, उनको अगर जोड़ा जाए तो किस क्रम में जोड़ा जाए, एक सीरीज में जोड़ा जाए या पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाए, किस में जोड़ा जाए जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रोशनी मिलेगी। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो एक जैसे बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर
समान रहता है तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अतः न्यूनतम प्रतिरोध होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। तो वहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, इसी वजह से हम जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें रोशनी अधिक मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों में क्या मिलेगा, कम रोशनी मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपने समझ ली होंगी सही तरीके से। इसके बाद फिर ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्पों में से सरसों की तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व कौन सा है, वो है सल्फर। कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। जस्ता जो है वो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है तथा लोहा जो है वो पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण एवं न्यूक्लिक एसिड के उपापचय हेतु आवश्यक होता है। तो ये सारा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सल्फर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है HS, उसका जो मुख्य स्रोत होता है, हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है, रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है। जैसे दलदलों और शिविरों में इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा, ए, यानी सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थों का ये मुख्य स्रोत किसका है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत है। इसके बाद फिर बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था, 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्लूकोज लेवल होगा वो लीवर का कम हो जाएगा। कैसे, हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लीवर यानी यकृत में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में स्थित पित्ताशय में ही यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता है। तो ये इतने सारे फैक्ट आपके एक प्रश्न में क्लियर हो गए। उसके बाद है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है। तो उनको गोसामर रेशम कहा जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है, गोसामर रेशम। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ केवल शिकार फांसने के लिए ही नहीं करती, बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने के लिए तथा इनकी भीतरी दीवारों पर नरम अस्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं। टसर रेशम का उत्पादन टसर कीटों द्वारा होता है और ये अर्जुन, साल, जामुन, बेर आदि वृक्षों पर लगाए जाते हैं। मूंगा जो है वो रेशम मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत में मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। ठीक है, तो मूंगा रेशम के उत्पादन में क्या है, इंडिया अग्रणी है पूरे विश्व में। अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो अहिंसा जो है एक रेशम उत्पादन की विधि है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो एग की बात हो रही, तो इसमें जो है सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। एमिनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ध्यातव्य है कि सोयाबीन दाल प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो वो होता है फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आसियम सैक्टम। यह एक द्विबीजपत्री शाकी पौधा है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आप सभी जानते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। इसके बाद अब ये नेक्स्ट एक भौतिक विज्ञान का प्रश्न है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। क्यों ठंडे होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं।
तो श्वेत वस्त्र जो है काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र क्या करते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। कौन? क्योंकि श्वेत वस्त्र, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नीचे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। अब इसमें ट्रांजिस्टर है, डायोड है, उसके बाद एसएमडी यानी सर्विस माउंटेड डिवाइस है, उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप्स है। तो इनका टाइम पीरियड देखना कि कब कब ये इवॉल्व हुए, कब कब बने हैं। तो यहाँ पे डायोड 1904 में, ट्रांजिस्टर 1948 में, आईसी जो है 1959 में, और एसएसडी यानी सतह पर लगने वाले अवयव 1960 में। तो इसके हिसाब से आप इसके ऑप्शन को फिट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। उसके बाद ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, ये मैच करना था, तो इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल क्या है? वो एसिटिक अम्ल है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट। और आमाशय रस में उपस्थित अम्ल क्या होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद रेडियोधर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। तो दो दिए गए हैं, तो हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी साथ साथ हमें। रेडियोधर्मिता क्या है? एक नाभिकीय गुण है, इसकी खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। तो ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दोनों याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे एक नाभिकीय गुण है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक सही है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, बल्कि वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो वो ऑक्सीजन और हीलियम है, इसका मिश्रण होता है जो कि गोताखोर सांस लेते हैं जब वह पानी के भीतर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, गोताखोर जल के भीतर जाते हैं तो एक गैस बैग लेकर जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में परेशानी ना हो, और वो क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिर एक केमिस्ट्री का प्रश्न है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आपस में इनको मैच करना है। हम इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CuSO4 ½ ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा अच्छी तरीके से, थोड़ी गंभीरता से याद करिएगा इन चीज़ों को बेहतर तरीके से, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न लगभग हर बार एग्जामिनेशन में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पादप हार्मोन और उनके फंक्शंस के बारे में आपको इनको मैच करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देख लेते हैं। ऑक्सिन का कार्य क्या है? शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन्स कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन ये कोशिका में विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑब्सेसिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर ये कथन और कारण दिए गए हैं, हम पढ़ते हैं इसको। तो अभिकथन दिया गया है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो ऐसा नहीं होता है, सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। और कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है, विटामिन अनिवार्य तो होते हैं, लेकिन मानव शरीर जो है सभी विटामिनों का शरीर में खुद से संश्लेषण नहीं कर सकता, कुछ चीज़ों को हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा मॉइस्चर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तथा मॉइस्चर। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब लोहा वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे इनके साथ क्रिया करके कुछ अवांछित यौगिक बना लेता है और लोहे का क्षय होने लगता है। क्षय होने से लोहे का रंग भी बदल जाता है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, वास्तव में पानी की बूंदें जब लोहे के संपर्क में आती हैं तो पानी की उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लोहे पर एक परत बना लेती हैं। पानी की बूंदों में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण पानी की चालकता बढ़ जाती है और पानी जल अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। यहाँ जल अपघट्य कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके विद्युत अपघट्य की तरह आयनों में टूटता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ऑक्सीजन और नमी जब साथ साथ होंगी तभी लोहे पर जंग लगेगा या उसका क्षय होगा। मतलब जंग लगने का मतलब सीधी सी बात है, उसका क्षय हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम विचलन होगा वो
रंग का प्रकीर्णन या विचलन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तथा जिस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उस रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका जो विचलन होता है यानी विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। सबसे कम विचलित कौन होगा, लाल रंग। सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, तो वो बैंगनी रंग। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जाहिर सी बात है हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। यह कैसा होता है, एक पारदर्शी रत्न होता है। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ कैसे जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो कार बैटरियों में किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। ये क्या है, एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इससे अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन, विस्फोटक बनाने, रंग व औषधियाँ बनाने में या संचायक बैटरियाँ बनाने में किया जाता है। तो वो है H2SO4 जिसको हम कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो फिर आमाशय में मिलता है ना, HCl जिसको हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आलू के चिप्स प्लास्टिकों के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन के वातावरण में किए जाते हैं। नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का भी प्रमुख अवयव है। यूरिया में कितना पाया जाता है नाइट्रोजन, वो 46% पाया जाता है। और नाइट्रोजन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को संरक्षित करने में भी होता है, तथा विद्युत बल्ब बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, पैकेटों में बंद खाद्य सामग्री जैसी चिप्स को संरक्षित करने के लिए भी किसका उपयोग होता है, तो वो नाइट्रोजन का उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे आसवन जो है ये उपयोगी नहीं है। आसवन का मतलब ये, आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की क्या है, एक भौतिक विधि है। कच्चे तेल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी का आशवन करने से उसकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और जल शुद्ध हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि आशवन विधि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग किससे प्राप्त की जाती है, तो ये रूट से प्राप्त की जाती है। हींग एक क्या है, ओलेओगमरॉल है, जो ईरानी स्थानिक औषधीय पौधे यानी फेरुला हींग की जड़ों के रिसाव से प्राप्त होता है। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से स्वादिष्ट बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी जड़ों के निष्कर्षण से। इसके बाद फिर ये ऑप्शन है, विटामिन दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो विटामिन के जो है रिलेटेड है वो अल्फा से, विटामिन डी जो है रिलेटेड है कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई जो है वो गेहूं भ्रूण तेल से, और विटामिन सी जो है वो नींबू से रिलेटेड है। इसके बाद त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है, तो एम्फीबियंस में जो होता है वो त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। इनका जो है हृदय त्रिकोष्ठीय पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, एक निलय होता है और 2 अलिंद होते हैं। स्तनधारियों एवं पक्षियों के हृदय 4 कक्षों में विभाजित होते हैं, जो इसमें कि 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। इसी से रिलेटेड यूपीपीसीएस में एक बार प्रश्न आया था, इस बार अभी जो पिछला पेपर हुआ है, ठीक है। मछलियाँ मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं, जो लवणीय एवं मृदु जल दोनों में पाई जाती हैं। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो वो WF टेलर। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, आयाम से मापी जाती है। ध्वनि तीव्रता का वह लक्षण है जिसमें ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र, प्रबल सुनाई जाती है। तो ये एम्पलीट्यूड है यानी आयाम। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, यानी हाइपर मेट्रोपिया इसको कहते हैं इंग्लिश में।
व्यक्ति की दूर की चीज़ों को आसानी से और साफ देख सकता है, जिसमें पास की चीज़ें ब्लर दिखाई देती है, यानी धुंधली रहती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष में निकट की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें रेटिना के आगे बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो फिगर बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, और इसमें जो फिगर बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, तो किसका, तो नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग है वो ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन का कारण है। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था, किसने दिया था, जाहिर सी बात है ये न्यूटन का नियम है। तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन के कितने लॉ हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसी में जो ये थर्ड लॉ है न्यूटन का, इसी में कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, और इसी से रिलेटेड है वो रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है वो इसी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। अब जो देखिए, संवहन के लिए भी माध्यम आवश्यक है, चालन के लिए भी माध्यम आवश्यक है, लेकिन जो विकिरण होता है उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें मूलभूत कण कौन सा है, मूलभूत कण कौन सा है, तो यहाँ पे क्वार्क जो है ये मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अधिकतर पदार्थ जो हम अपने आसपास देखते हैं वो किससे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से निर्मित होते हैं। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्वार्क के बने होते हैं। ठीक है। हमारे पास आसपास का समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, तो क्रोमियम को हम मिलाते हैं, जिससे कि जंग न लगे, ऐसा स्टील प्राप्त होता है फिर हमें। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे आप उसकी मात्रा देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तक का क्रोमियम और 8 से 10% तक का निकल मिलाया जाता है, तब जाके वो स्टील बनता है। नेक्स्ट है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से होती है। तो उसकी जो कोटि होती है वो 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो वो करता है कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या मिलाने से कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से भूरा रंग प्राप्त होगा, क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से हरा रंग प्राप्त होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से गहरा नीला रंग प्राप्त होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फाइड मिलाने से चटक लाल रंग प्राप्त होगा, और कैडमियम सल्फाइड मिलाने से नींबू जैसा पीला रंग प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग 6 है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, बाकी जो सारे हैं ये वायरस से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप देख लीजिए, इनको नोट भी कर लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो 6 रोग, डिप्थीरिया, हैजा, पेचिस, तपेदिक, निमोनिया और टाइफाइड, ये सारे जीवाणु से होते हैं। विषाणु से पोलियो है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, रैबीज है, पोलियो है, ये सारे विषाणु से होते हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। जाहिर सी बात है विटामिन डी, कॉमनली हम लोग कहते भी रहते हैं विटामिन डी जो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है कौन सी, तो वो है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो होता है, अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और र्यूमर है। आपको ये बताना है कि इसमें से किस में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो यहाँ पे केल्विन में जो है वो 0 से लेकर 100 तक की इसकी लिमिट होती है, तो ये ऋणात्मक नहीं होता, बाकी सारे ऋणात्मक हो सकते हैं। एक पैमाना आप याद कर लीजिए, जो कि सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच में परस्पर जो रिलेशन होता है, कई बार एग्जामिनेशन में निकालने को आ जाता है, कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। C-0/100 इक्वल टू K-273/100, उसके बाद इक्वल टू F-32/180
और R-0 इक्वल टू 80। अब जैसे यहाँ पे दिया गया ना ये सेल्सियस है, तो इसमें कितने खाने होते हैं? 100। ये र्यूमर है, ये सॉरी केल्विन है, केल्विन में कितने होते हैं? तो वहाँ भी 100 होते हैं। फ़ारेनहाइट में 180 भाग होते हैं और र्यूमर में जो है 80 भाग होते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, कोई भी आपको कन्वर्जन आता है सिंपली इससे आप निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4/9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? सीधा सा प्रश्न है। हाफ mv² mv1² कर दीजिए, हाफ mv2² कर दीजिए, और गतिज ऊर्जाओं का मान दिया ही है आपको 4/9। अब इसी में से v1 और v2 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, 2/3 आ जाएगा आपको उत्तर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो उष्मा की इकाई जो है वो सेंटीग्रेड नहीं है, बाकी सब है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? ताप की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी नहीं है? तो शाकनाशी जो नहीं है वो ब्यूटाक्लोर जो है एक शाकनाशी रसायन होता है, जबकि क्लोरोपाइरीफॉस खरपतवारनाशी है, और कार्बेंडिजियम जो है ये कवकनाशी है, और क्विनालफॉस जो है ये कीटनाशी रसायन होता है। तो यहाँ पे ब्यूटाक्लोर जो है क्या है? एक शाकनाशी रसायन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे PVC जो है इसको नहीं किया जा सकता है। निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन आदि। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है, जैसे स्क्रैप धातुएं हैं, PVC प्लास्टिक है। और गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं, जिनका कभी निम्नीकरण हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है, हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहीं पे। एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट, कॉपर का जो है वो पायराइट क्यूपराइट, और पारा का सिनेबार है, जिंक का जो है कैलामाइन है, और आयरन का जो अयस्क है वो हेमेटाइट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका? तो आयोडीन का जो है ये महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री घास। ठीक है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बढ़ते शिशु के मस्तिष्क विकास और थायराइड प्रक्रिया के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। यह शरीर के तापमान को भी विनियमित करता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। चूंकि आयोडीन शरीर में जमा नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको क्या होता है? इसको रेगुलर बेसिस पे हमें लेना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो सूर्य की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की, सबकी उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया है, आप इसको देख लीजिए। 6CO2 + 12 H2O, यहाँ पे ग्लूकोज बना, फिर H2O बना, और 6O2 बन के निकल गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पादप और प्रकार दिए गए हैं। तो अमरबेल क्या है? तना परजीवी। चंदन क्या है? जड़ परजीवी। ऑर्किड जो है वो अधिपादप है या एपीफाइट्स है। और घटपर्णी यानी नेफेंथिस क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। इसके बाद निम्नलिखित हार्मोनों से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है। ये अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास की मुख्य भूमिका निभाता है। यह 2 प्रकार का होता है, तो एस्ट्राडियोल और एस्ट्रीडियोल। एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं? ये नर सेक्स हार्मोन होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन C का जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विटामिन A जो है ये गठिया से नहीं, इससे रतौंधी होती है। ठीक है, बाकी ये सारे करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट यानी पूर्ति रोधी है। क्यूनिन यानी कुनैन जो मलेरिया रोधी है। और एस्प्रिन जो है वो एक दर्द निवारक है। यहाँ पे निश्चेतक लिखा हुआ है, ये कि क्लोरोफॉर्म होता है निश्चेतक। एक सामान्य 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो रक्त की कुल मात्रा होती है, तो ये निकालने का तरीका भी बताया गया है कितनी होती है। तो कितनी होती है? लगभग 7% होती है सामान्य वयस्क में रक्त की मात्रा उसके कुल भार का। तो रक्त की मात्रा मान लिया 70 किलो का है, तो वो 7 हो जाएगी, यानी 4.9 किलोग्राम लगभग
5000 मिलीलीटर के आसपास होगा ये। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से अगर मान लिया प्रश्न आ जाता है कि 70 या 80 किलोग्राम या 50 किलोग्राम का पूछा जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं कि 7% के हिसाब से। ठीक है, मान लिया पूछ लिया कि 60 किलो का है तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी होगी, तो 7 ग्राम होता है, 60 × 60/100 कर दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा। उतना किलोग्राम में आएगा, आप उसको मिलीलीटर में चेंज कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो वो है पेप्सिन। देखिए, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में विघटित करता है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रैक्टोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। और यूरिएस एंजाइम यूरिया का जल में अपघटन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में करता है। जबकि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीनों को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, और जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी एक ही बात है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहा जाता है, तो ये गासमर रेशम कहा जाता है। हम ऊपर देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो जर्मेनियम जो है ये ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का प्रयोग होता है इसमें। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। उल्लेखनीय है कि अर्धचालकों की चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है। एक्सप्लेनेशन रीजन और कथन के प्रश्न है। कथन दिया गया, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और करेक्टली आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, बाकी 3 सुमेलित नहीं होंगे इसका मतलब। तो थर्मोरेसेप्टर जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। संधारित्र ये थर्मामीटर से रिलेटेड नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड नहीं है। दिष्टकारी से रिलेटेड नहीं है। और जंक्शन डायोड जो है ये आवर्धक से रिलेटेड नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग जो है ये विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल एक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में को नाइट्रोग्लिसरीन में बदल देता है, जो कि क्या है, वो विस्फोटक पदार्थ है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो जो रेड फास्फोरस होता है उसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो ईस्ट किण्वन से रिलेटेड है। कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा जो है एक आवृतबीजी पौधा है, और घटपर्णी जो है एक परजीवी आवृतबीजी नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है, ये कीटभक्षी पौधा है, या जिसको हम नेफेंथीस कहते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु कीटों का क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। तो कैस्कुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, और रीजन दिया गया है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ए सही है, ये गलत है। ठीक है, और आर गलत है। कैसे, कैस्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषक पौधों के तने से भोज्य पदार्थ व खनिज लवण प्राप्त करता है, न कि पत्तियों से। तो आप समझ गए होंगे। करनाल बंट रोग है, किसका रोग है, तो ये गेहूं की फसल का रोग होता है। करनाल बंट उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो गेहूं का कुष्ठ रोग भी इसे कहा जाता है, किसको, करनाल बंट को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, अनुवांशिक रोग जो है ये क्षय रोग नहीं होता है। ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, आप समझ रहे होंगे। और उसके बाद 100 प्रतिरक्षित रोग यानी संधिवात, संधिशोध और पामा रोग चिंचड़ी, और मानसिक रोग जो है वो मनी विदलता, ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है, यानी मैच नहीं करता आपस में। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित हुई रूप है किसका, तो वो जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। इसके बाद मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करना है। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही बताना है कौन सा है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं, और केवल मादा मच्छर ही क्या करती है, रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं।
तो इस हिसाब से आपने इसको समझा होगा सही से, इसमें से कौन सा सही होगा। सूची दी गई है, आपस में इनको मैच करना है। हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या है? कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, और फलों का पकना एथिलीन। तो कई बार प्रश्न इस तरह से रिपीट हो रहे हैं बार बार, और यहाँ भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हम सारी सुमेलित करके देख लेते हैं। विटामिन ए जो है ये रतौंधी, B3 जो है ये पेलाग्रा, और विटामिन डी जो है ये सूखा रोग, और फॉलिक एसिड से क्या होता है? रक्ताल्पता। इसके बाद सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो वो श्रीलंका को घोषित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू का कारक क्या है? H5N1। ठीक है, ये बर्ड फ्लू का वायरस जो है ये कारक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? तो वो ग्रेफीन की सहायता से बनाया है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर देखा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? बैगनी का, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा ये स्कैटर्ड हो रहा है, यानी विक्षेपित हो रहा है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, इसीलिए उसका विक्षेपण सबसे कम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अब देखिए, सदिश राशि और अदिश राशि ये दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और जो पर्टिकुलर कुछ हैं ऐसे जो आपको याद होनी चाहिए उनको आप याद भी कर लीजिएगा। इस तरह से एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। सदिशी और अदिश ये दो राशियाँ हैं। आपको फिजिक्स का जो पहला ही टॉपिक है वही है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सारी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और सदिश राशियों का मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। इसके बाद एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा तो शून्य होगा, कोई भार नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसमें से सूक्ष्म तत्व कौन सा नहीं है? तो गंधक जो है ये सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी लोहा, जस्ता, मैंगनीज ये सारे सूक्ष्म तत्व हैं। यहाँ पे लिखा गया है आयरन, मैंगनीज, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जो तथा बोरान ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की संज्ञा दी गई, जबकि गंधक या सल्फर आध्यात्मिक तत्व है। गंधक पौधों की गौण पोषकता तत्व वर्ग में आता है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम, और कपड़े धोने का सोडा है कि सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? तो फलों को पकने के लिए बढ़ावा कौन देता है? एथिलीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। यह रंगहीन, अत्यंत ज्वलनशील, हल्की मीठी गंध वाली गैस है। इसका व्यापक इस्तेमाल कहाँ होता है? प्लास्टिक निर्माण उद्योग में होता है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी है, जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एथिलीन के बारे में पता हो गई। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन C जो है ये भंडारित नहीं होता, बाकी सारे जो होते हैं वो होते हैं। देखिए, बी और सी जो दो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई के ये सारे जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट है, गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है तो क्या है? वो विटामिन ए का स्रोत है। चावल जो होता है वो विटामिन ए का स्रोत होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका एक्सप्रेशन है, वायुयान के टायरों को भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट होने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण का प्रश्न है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछित होता है, अवांछनीय है, और तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है, जिससे निद्रा में क्या आता है? व्यवधान आता है। यानी मेलाटोनिन क्या है? ये सोने का एक हार्मोन्स है, इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। शरीर में पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है। पीनियल ग्रंथि एक मटर के आकार की ग्रंथि और मस्तिष्क के मध्य से ठीक ऊपर स्थित होती है। दिन के दौरान पीनियल निष्क्रिय रहता है, और जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा होता है तो
HCN द्वारा पीनियल को सक्रिय कर दिया जाता है और मेलाटोनिन का उत्पादन होने लगता है और यह रक्त में फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये नींद आने लगती है। तो ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन ही था इसका। लाल स्याही बनाई जाती है तो किससे, तो ईओसिन से बनाई जाती है लाल स्याही। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 में हुई थी। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये समुद्री नमक है। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है। समुद्री नमक के अधिक उपयोग से उच्च रक्तचाप व किडनी खराब होने की संभावना है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है कहाँ से, तो वो चीन तथा जापान के एक देश पृष्ठ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो ये विटामिन को जो है सहायक आहार कारक एक अलग नाम भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। विदाउट कार्बोहाइड्रेट कोई भोजन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही नेसेसरी है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो वो केराटिन है। इसके बाद नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है, तो वो केसीन के साथ साथ कैराटिन की उपस्थिति के कारण वो हल्का पीला रंग आता है। इसके बाद कथन और कारण का प्रश्न है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को अधिक वरीयता दी जाती है। कारण, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, उसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन की खोज किसने की थी, तो वो फ्रैंक व्हीटल ने की थी। इसके बाद फिर ये दो सूचियाँ दी गई, इनको आपस में मैच करना है। हम देख लेते हैं, एसीटोन नाखून पालिश अपसारक और कार्बन टेट्राक्लोराइड और अग्निशामक है ये, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये घावों की मरहम पट्टी के लिए, और द्रव अमोनिया जो है ये एक क्या है, प्रशीतक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है क्या, तो वो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण। और निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो वो तना जो है आलू का वो खाने योग्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो वो लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल का श्रावण होता है ज़्यादा काम करने के बाद, इसीलिए हमें क्या होती है, थकान महसूस होती है। तृतीयक प्रजनन DTP बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किसके लिए, तो वो रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। इसका एक और नाम भी है, तो ये है डिप्थीरिया, रोहिणी, काली खांसी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस या धनुष टंकार के बचाव हेतु नवजात को क्या दिया जाता है, तो ये DPT वैक्सीन दिया जाता है। उक्त तीनों रोग क्या है, जीवाणुजन्य रोग हैं, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, होमोफिलस पेरिट्यूटिस तथा माइकोबैक्टीरियम टिटेनी द्वारा वाहित होते हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो वसा से। वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 नैनोमीटर होता है, तो एक जो नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है ना। इसके बाद मृग तृष्णा उदाहरण है किसका, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्या होता है हम देख लेते हैं। मृग तृष्णा या मृग मारीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, तो वो प्रकाश परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे, और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये है। नेक्स्ट है, इसमें सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जाता है, किसमें, तो इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, नहीं तो इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है,
तो ये एस्फाल्ट जो है पेट्रोल का परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है। शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ क्या है, ये जाहिर सी बात है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस इसको इंग्लिश में कहते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो किण्वन की प्रक्रिया बायोगैस संयंत्र में होती है। गोबर के किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, गैस प्राप्त की जाती है। ठीक है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो वो है सोडियम बेंजोएट। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaC7H5O2। यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। इसके बाद है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो प्रकाश वर्ष जाहिर सी बात है जो मात्रक है वो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये रोमर ने की थी। और इसकी डिफिनीशन अगर देखी जाए तो एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वो कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए सारा भार के हिसाब से 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन और 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फॉस्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा, इसी वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हुआ। ये आप चीज़ें नोट रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग हिमन रोधी के तौर पर होता है। इसका प्रयोग रेडिएटर में किया जाता है। यह ठंडे देशों में हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हास्य गैस किसको कहा जाता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला। ठीक है। यह कैसी गैस है, एक रंगहीन और गंधहीन एक गैस है। इसकी खोज किसने की थी, तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1792 में की थी। इसका शल्य चिकित्सा आदि में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो वो बहुलक है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड से फिल्म, पतली चादरें, बरसाती तथा मोटे कवर बनते हैं, जबकि पॉलीएथिलीन से तार का आवरण बनता है। पॉलीएमाइड का प्रयोग सिल्क, ऊन, नायलॉन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पॉलीकार्बोनेट ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो यहाँ पे शकरकंद जो है ये तना नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक जड़ है। बाकी गन्ना, आलू और अदरक ये क्या है, एक तना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है ये ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी एंसेफेलाइटिस कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। फाइलेरिया जो होता है ये लसिका पर्व पे होता है, और ल्यूकीमिया जो है ये अस्थि मज्जा में होता है, और मलेरिया कहाँ होता है, ये रक्त कोशिका में होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये करेक्ट होता है। इसके बाद इसमें से पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पे विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लाविन। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, और विटामिन C को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। बाकी खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी क्या है, ये सारे कीट हैं। मकड़ियों की गिनती कीटों में नहीं होती, बल्कि ये बिच्छू की तरह अष्टपाद फैमिली से संबंध रखते हैं। इसके बाद इसमें से पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग। विटामिन के जो है ये बंध्यापन से रिलेटेड नहीं है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है, तो ये हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। अब हाइपोथैलेमस क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम व डाईएन्सेफेलॉन में बटा होता है। सेरिब्रम चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति आदि का केंद्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है, तो वो है गोरिल्ला। ठीक है। इसके बाद ऑरेंज कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से किससे, तो वो बंदर से संबंधित है, ऑरेंज फैक्टर। 1940 ईस्वी में कॉर्न लैंड स्टीनर एवं
A.S. वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर के तत्व में इसका पता लगाया था, इसलिए इसे क्या कहा, RH फैक्टर कहा। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका RH पॉजिटिव कहलाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता है जाहिर सी बात है उनको नेगेटिव कहा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, हम ऊपर देख चुके हैं, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। सूर्य प्रकाश के अदृश्य अंश को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर को 0.3937 से आप गुणा कर देंगे तो 1 मीटर में कितना इंच होता है, 39.37। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। जब कभी प्रकाश को अधिक दूरी तक भेजना होता है तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है, क्या होता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो कोई उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो वो अवरक्त, यानी इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग होता है। तो हम देख चुके हैं इथेफॉन। एथिलीन का एक रासायनिक नाम क्या है, तो इथेफॉन है। सबसे पहले हमने देखा एथिलीन के बारे में, अब इथेफॉन, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह ईथर, अल्कोहल आदि में विलेय है। बायोगैस में मुख्यतः क्या क्या होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। और ये दो सूची दी गई, हार्मोन और स्रावन ग्रंथि कौन कौन सी हैं, तो उनको हमें यहाँ पे मैच करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ये करेक्टली मैच है। तो प्रोजेस्टेरॉन ये किससे, ये गर्भाशय महिला से। टेस्टोस्टेरॉन ये जो है अंडाशय पुरुष से। और उसके बाद थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड से, और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। तो ये ऑप्शन सारे करेक्टली मैच हो रहे हैं। इसके बाद भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर गलत खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही हैं और एक दूसरे को आपस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। रोग और कारण की बात हो रही है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से, और बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो वो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, डायनेमो के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट, यानी इसको हम एसी कहते हैं, इसको डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट किससे किया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का, तो ये उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। तो ये सारे आपने देख लिए यहाँ पे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तो उसका पूरा प्रतिबिंब आएगा उस पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, तो ये 1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यह होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो आइसोकार्बन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं, बाकी ही पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है, तो वो सोडियम बेंजोएट को, हमने अभी ऊपर देखा, प्रश्न पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर में से कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है। इसके बाद लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है यूजीनॉल। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है, यूजीनॉल पाया जाता है, याद रखिएगा। अजोला है क्या है एक, तो ये एक जलीय फर्न है अजोला। यह जलोद्भिद पौधों की भांति होता है। सामान्यतः यह धान के खेत या उथले पानी में उगाया जाती है। यह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो लोहे के यानी लौह के अवशोषण में विटामिन सी जो है ये मदद करता है।
यह लौह मेटाबोलिन को नियंत्रित करके आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन? तो ये एडीएच द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण एडीएच हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच कहते हैं। यह वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही साथ रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रुधिर दाब बढ़ाता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। किसको? एडीएच को, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? एंटी डायूरेटिक। इसके बाद यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की गति है, तो क्या होगा? तो VA इज ग्रेटर देन VW इज ग्रेटर देन VS। ठीक है, अब यहाँ A का मतलब एयर, W का मतलब वाटर और S का मतलब क्या? स्टील। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है पायरोमीटर। इससे जो ज़्यादा तापमान होते हैं उसको लिए पायरोमीटर का यूज होता है। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है कैसा? एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है जल में वायु का बुलबुला, याद रखिएगा बिल्कुल। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो वो आवृत्ति आरोपण की तकनीक यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो वो आर्सेनिक 74 है। कोशिका में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्कोलाइड के प्रयोग से, रेडियोधर्मी लेजर किरणों से शल्य चिकित्सा करके या बोन मैरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर एवं कोबाल्ट 60 कैंसर में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दोनों ही नाम याद रखिए, कई बार मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वह है विटामिन B6। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा और डेयरी उत्पाद। जॉन सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये पोलियो का टीका इन्होंने बनाया, जॉन सॉल्क ने। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 जो है ये आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन और ये जल में घुलनशील है। हमने बताया ना आपको, B और C जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, बाकी और सारे विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? तो उसको कहते हैं स्टेपीज, कान की हड्डी है, कान के मतलब उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या होता है? तो एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय खंडन। और हाइड्रोजन बम के सिद्धांत का क्या है? तो उसके लिए नाभिकीय संलयन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? तो ये विभवांतर की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किए गए कार्य को ही दोनों सिरों के बीच को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभवांतर की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो करौंदा में जो होता है वो लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें कौन सी हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य परिस्थितियों की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो वो है लेड। ठीक है, इसके बाद घाव के भरने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन के तो खून अगर विटामिन के की कमी है तो जो अगर कहीं कट जाएगा तो खून बहता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं खून। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये वायरस द्वारा होता है, बाकी डिप्थीरिया, हैजा, मलेरिया ये सब जीवाणु के थ्रू होते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये होता है जिंक की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है कहाँ पे? तो वो लखनऊ में बना है। और श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है, तो ये होता है ऐसे जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं श्यामी जुड़वा। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ पे? तो ये देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण का
कथन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कारण सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है एक ही करेक्ट व्याख्या करता है। कथन कारण का फिर से एक प्रश्न है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जाता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं। जो ब्लैक होल यानी इसको हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र, तो वो सही बात है, बहुत स्ट्रांग होता है वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो फ्लोरीन्स जो है ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं, ये कार्बन का अपरूप है। बाकी शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैराटिन मानव त्वचा के बाहरी पक्ष में पाया जाने वाला प्रोटीन और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त हो जाने वाला विषैला द्रव है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मेशान की खोज हेडेकी युकावा ने की, पॉजिट्रॉन की खोज CS एंडरसन और US हेंस ने की, और सूर्य तथा तारों की में ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता का विकास सिद्धांत किसने दिया। तो HA बैथे ने दिया। और परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण ये एनरिक फर्मो ने नहीं किया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से पूछा गया कौन से कथन सही हैं। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, पॉलीथीन पॉलीएथाइलिन बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो यहाँ पे ये गलत है चौथा, बाकी 1, 2, 3 जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यानी एजोला, नीलहरित शैवाल और अल्फा अल्फा। नाइट्रोलियम जो है ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धक, जंतु क्लोनिंग और मानव क्लोनिंग उपयुक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए हैं तो कौन कौन से हैं। तो रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धक और जंतु क्लोनिंग। मानव क्लोनिंग का परीक्षण आज तक नहीं हो पाया है। इसके बाद शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को क्या कहते हैं, आर्थोप्लास्टी। यहाँ पे रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपाय दिए गए हैं। तो कौन कौन किससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर, कोबाल्ट 60 कैंसर, 31 थायराइड ग्रंथ की सक्रियता और सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो ये एड्रीनेलिन जो है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन्स मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकट काल एवं विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव, व्यग्रता आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लारीपयट्टू है। तो ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो क्लारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु एक युद्ध कला प्रणाली है। इससे गठिया अस्थि संबंधी व्याधियों को दूर करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही हैं। बाकी प्राचीन भारत में ये गलत है और आदिवासियों का एक नृत्य ये भी गलत है। तो ये सारे पूरे प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे RO के 2006 से लेकर 2021 तक के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के सारे हमने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आप इनका पूरी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इससे रिलेटेड एक 1 लाइनर का जो पूरा कंप्लीट फैक्ट होगा वो सारी चीज़ें हम जल्दी ही एक सेशन के रूप में लेंगे। एक में फिजिक्स पूरा हो जाएगा, एक में पूरी केमिस्ट्री कर देंगे, एक में बायो कर देंगे। थोड़ा लंबा सेशन होगा तो उसको आप, और ये वाला जो है साइंस का, ये आप 2 बार 3 बार इसको देखिएगा और उसको 1-1 2-2 बार देखिएगा। तो आपको फिर साइंस में कुछ एनदर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके 9-10 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आप 7-8 आपको मिल जाएंगे, आसानी से आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।